हेलो स्टूडेंट्स, हमारे लास्ट कुछ लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था केमिकल शेल्स के बारे में। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक शेल्स के बारे में। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। जो इलेक्ट्रोकेमिकल शेल्स थे वहां पे हमने क्या किया था, वहां पे हमने केमिकल एनर्जी जो एक स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन में होती है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की केमिकल एनर्जी का यूज किया था हमने फॉर द प्रोडक्शन ऑफ करंट। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक शेल में जस्ट इससे रिवर्स होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम करंट पास करेंगे किसी भी इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस में से टू कैरी आउट केमिकल रिएक्शन। इट मींस इलेक्ट्रोलिटिक शेल्स क्या होते हैं, दो शेल्स इन विच इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू अ इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब इसमें और जो हमने किए थे इलेक्ट्रोकेमिकल शेल, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। देखो इलेक्ट्रोकेमिकल शेल जो थे उसके अंदर हमने दो डिफरेंट कंटेनर लिए थे। एक लेफ्ट साइड में जो रखा था उसमें हमने जो एक इलेक्ट्रोड लगाई थी उसको कहा था हमने एनोड है। जो राइट साइड में रखा था उसमें जो इलेक्ट्रोड लगाई थी उसको कहा था हमने वो कैथोड है। जबकि इलेक्ट्रोलिटिक शेल में सबसे पहला तो क्या होगा कि यहाँ पे एक सिंगल कंटेनर ही यूज होता है फॉर बोथ इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, सिंगल कंटेनर यूज होगा और इस कंटेनर को आप कहते हो इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, दोनों इलेक्ट्रोड्स एक ही कंटेनर के अंदर यहां पे होती हैं, प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रोड्स यहां पे एक ही कंटेनर के अंदर प्रेजेंट है। जो लेफ्ट साइड में है दैट विल बी कॉल्ड एनोड और ये जो है इसको आप कहोगे कैथोड। ठीक है, अब यहां पे हम क्या करेंगे, इस टैंक को हम फिल करेंगे सेम उसी तरह से एक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में। ये इलेक्ट्रोड्स आपको पता है, एनोड और कैथोड आप पहले कर चुके हैं, मेटल की रोड्स होती है। और यहां पे हमने क्या लिया है, एक इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन लिया है। इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पे आउटर सर्किट में हम इसे कनेक्ट करेंगे थ्रू वायर, बैटरी। ठीक है, बैटरी से कनेक्ट करेंगे। अब ये ध्यान रखना, जो एनोड है, जो इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगी दैट विल बी कॉल्ड एनोड, और जो कैथोड है, कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होगी। ठीक है, अब जैसे ही यहाँ पे अगर आप चाहो तो आप बीच में एक स्विच लगा सकते हो और जैसे ही स्विच यहाँ पे प्रेस होगा तो इसमें से क्या होगा, करंट पास होगा। जैसे इसमें से करंट पास होगा वो करंट क्या करेगा, जो यहाँ पे आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उस इलेक्ट्रोलाइट को डिसोसिएट कर देगा आयंस के अंदर। समझ में आया। तो इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक इसमें डिफरेंस क्या है, एक तो दोनों की डेफिनेशन का डिफरेंस हो गया, सेकंड हो गया वहां पे इलेक्ट्रोकेमिकल के अंदर कैथोड और एनोड दोनों डिफरेंट कंटेनर्स में थी। यहाँ पे कैथोड और एनोड दोनों हमने एक ही कंटेनर में रखी हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल शेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन दो डिफरेंट कंटेनर में थी, यहाँ पे सेम कंटेनर में हो रहा है। ठीक है, अब जैसे ही मैंने आपको बताया यहाँ पे करंट आपने बटन यहाँ पे आप स्विच यहाँ पे आप प्रेस करोगे, क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होगी जो इलेक्ट्रोलाइट आपने लिया वो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाएगा आयंस के अंदर। जो सबसे मेन पॉइंट है वो ये ध्यान रखना है कि एनोड यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज है, कैथोड यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है। इलेक्ट्रोकेमिकल से जस्ट रिवर्स है यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने कहा कि सपोज यहाँ पे मैंने सोडियम क्लोराइड का ही सॉल्यूशन लिया है, इलेक्ट्रोलाइट लिया है, तो सोडियम क्लोराइड के अंदर से जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी वो डिसोसिएट होगा सोडियम आयंस में और क्लोराइड आयंस के अंदर। तो वही हमने बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक शेल्स के अंदर टू कैरी आउट अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जैसे ही पास होगी इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाएंगे आयंस के अंदर। समझ में आ गया। अब ये आयंस क्या होंगे, अब आयंस आपको पता है, आयंस अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ माइग्रेट करते हैं। जो सोडियम आयन है ये आपका यहाँ पे कैटायन है। कैटायन आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, नेगेटिवली चार्ज आयंस अनायंस हैं। तो कैटायंस माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स कैथोड क्योंकि कैथोड यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है, एनायन यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज है तो ये माइग्रेट करेंगे टुवर्ड्स एनोड। ठीक है, अब ये दोनों ही आयंस क्या करेंगे, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ माइग्रेट करके वहां जाके
न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। कैसे न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, देखिए जैसे ही सोडियम आयन, हमने कहा पहले एनोड की बात कर लेते हैं। एनोड पे गया आपका क्लोराइड आयन, एनायन, ठीक है। ये क्या करेगा, ये वहां जाके इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा जो क्लोराइड आयन था, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लोरीन एटम में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम इसी तरह से कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे कैटायन गया है सोडियम आयन, ये सोडियम आयन ने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये सोडियम में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो ये चेंजेस जो होते हैं, इन चेंजेस को आप कहते हो प्राइमरी चेंजेस, ठीक है। अब एक बार प्राइमरी चेंज हुआ, बस न्यूट्रलाइज हुए आयंस, ये इसको आपने कहा कि प्राइमरी चेंजेस है। अब ये अगर एज इट इज इन इलेक्ट्रोड्स के ऊपर जाके ये डिपॉजिट हो जाते हैं, तो आप ये कहोगे कि दे अंडरगो प्राइमरी चेंज, ठीक है। लेकिन अगर इनके अंदर फर्दर चेंजेस होते हैं और उसके बाद ही इलेक्ट्रोड्स पे जाके डिपॉजिट होते हैं, तो उसको आप कहोगे सेकेंडरी चेंजेस हुआ है उनके अंदर। समझ में आ गया। तो ये था आपका इलेक्ट्रोलिटिक शेल्स के बारे में। अब देखो कोई भी इलेक्ट्रोलिटिक शेल की जो वर्किंग है उसके लिए कुछ लॉज हैं, डिसाइड किए गए हैं। फैराडे ने ये लॉज दिए थे, 2 लॉज हैं, उनके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं फैराडेज लॉ। तो फैराडे का जो फर्स्ट लॉ था, फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी पास होने से केमिकल रिएक्शन जो कैरी आउट हुई है, इसी प्रोसेस को आप कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। द ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू आयंस बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, क्या था ये फैराडे का फर्स्ट लॉ। देखिए इसने ये बोला था कि द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड। देखो अभी हमने आपको बताया कि आयंस जो हैं ये अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड्स की तरफ जाएंगे और वहां डिपॉजिट होते हैं, ठीक है। तो वही इसने कहा था फैराडे ने, द अमाउंट ऑफ एनी सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड एट एनी इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। हमने इस इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में से क्या इलेक्ट्रिसिटी पास की थी, तो कितना सब्सटेंस का अमाउंट डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा, ये किस पे डिपेंड कर रहा था, ये डिपेंड कर रहा था कि हमने उसमें से कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की है। समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कंसिडर कर रही हूं कि डब्लू क्या है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड, किसी जो इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हुआ है या लिबरेट हुआ है, डब्लू। और क्यू यहां पे हम कंसिडर कर रहे हैं अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हमने पास की है, इलेक्ट्रिसिटी पास्ड। ये ध्यान रखना यहाँ पे क्यू करंट नहीं है, बच्चे न्यूमेरिकल्स में यही गलती करते हैं कि क्यू को यहाँ पे करंट लेते हैं। क्यू चार्ज है यहाँ पे और इसकी वैल्यू कुलाम में आएगी। आपने फिजिक्स में किया है कि चार्ज की जो यूनिट होती है वो किस में होती है, कुलाम में होती है। तो यहाँ पे क्यू कुलाम में है, कैपिटल सी से आप इसको रिप्रेजेंट करते हो। समझ में आ गया, ठीक है। तो क्यू यहाँ पे कुलाम में लेना है। तो फैराडे के फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग किसी भी सब्सटेंस का कितना अमाउंट डिपॉजिट हुआ है या लिबरेट हुआ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसमें से आपने कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास की है, यानी कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब एज यूजुअल जो हम डेरिवेशन करते हैं, अगर आप साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हटाओगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, दैट इज Z यहाँ पे आप लिख सकते हो, Z इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी विच इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, ठीक है। अब ये होता क्या है, अभी इसको हम डिफाइन करते हैं। देखो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में Q जो होता है चार्ज होता है करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। I यहाँ पे क्या है, करंट, T टाइम। तो ये हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया, W इज इक्वल टू ZI T, जिसमें W है अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट डिपॉजिटेड और लिबरेटेड
जेड है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस, आई करंट, टी टाइम। ये आपने किया होगा आई थिंक फिजिक्स के अंदर। क्यू, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला होता है आई होता है क्यू अपॉन टी, करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम, तो यहां से क्यू किसके इक्वल हो जाएगा, आई मल्टीप्लाइड बाई टी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझ आया ये। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस क्या है। देखो अगर आई में यहां पे 1 एम्पियर ले रही हूं, करंट आपको पता है एम्पियर के अंदर मेजर होता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको नहीं बता रही हूं, क्योंकि मैं ये जूम कर रही हूं, क्योंकि ये सब आप लोअर क्लासेस से ही करते आ रहे हैं तो आपको आता है ये। ठीक है, अब देखिए अगर मैं मान रही हूँ कि आई यहाँ पे 1 एम्पियर है, टाइम यहाँ पे 1 सेकेंड है, तो डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा उस केस में, डब्ल्यू विल बी इक्वल टू जेड। यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस इज इक्वल टू amount of electrolyte deposited or liberated at any electrode when current of 1 ampere is passed through the electrolytic solution for 1 second। 1 सेकेंड के लिए 1 एम्पियर का करंट जब आप पास करोगे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन से, तो जो अमाउंट डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा इलेक्ट्रोड पे, वही आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस होता है। ये या तो अगर ये आपका 4 अननोन क्वांटिटीज आ गई आपके पास, जब न्यूमेरिकल सोल्व करवाएगा तो इनमें से 3 की वैल्यूज गिवन होंगी और 4th आपको कैलकुलेट करनी होगी। ठीक है, अगर आपको सपोज यहाँ पे डब्ल्यू ही कैलकुलेट कराता है तो आई टी गिवन करके जेड आपको देगा वहां पे, क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है। ठीक है, सबके लिए आपको इसकी वैल्यूज लर्न नहीं करनी है कि किसके लिए इसकी वैल्यू क्या है। तो ये था फैराडे का फर्स्ट लॉ। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन जो आपके लगाए 90% न्यूमेरिकल्स के अंदर जो यूज होगा, 90% न्यूमेरिकल्स में यूज होगा फॉर्मूला, वो मैं आपको बताती हूँ। Q इज इक्वल टू एन एफ, ये आपको ध्यान रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। Q वही है चार्ज है, यानी कि अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, Q कूलाम में जिसकी वैल्यू, जिसको आप चार्ज बोलते हो। N क्या है, N है यहाँ पे आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, किसी भी रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए हैं, वो वैल्यू है N आपकी। F यहाँ पे क्या है, F है आपका फैराडेज कांस्टेंट, फैराडेज कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 96500 कूलाम। ठीक है, एन तो आपको पता है यूनिटलेस होगा, ये कूलाम में, तो इट मीन्स ये कूलाम में होगा। तो इसका हम यूज करेंगे, किस तरह से यूज करेंगे ये मैं आपको न्यूमेरिकल्स में बताती हूँ। अब हम बात करते हैं फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फैराडेज सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, ये क्या था, देखो इसके अंदर फैराडे ने ये कहा था कि सपोज हमने कुछ कंटेनर्स, इलेक्ट्रोलिटिक टैंक जिनके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस हो रहा है, सेम इसके अंदर आप वही कंसीडर कीजिए कि 2 इलेक्ट्रोड्स लगी हैं जो आउटर सर्किट में बैटरी के थ्रू कनेक्ट है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का सॉल्यूशन फिल है, मैं पूरा ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, मैं आपको शॉर्ट में दिखा रही हूँ। इस तरह से कितने भी आप ले सकते हैं कनेक्ट है। ठीक है, और इनको आपस में सबको सीरीज में कनेक्ट करना है। सीरीज में कनेक्शन आपको आता है, फिजिक्स में आपने किया है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फैराडेज सेकंड लॉ, व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस विच आर कनेक्टेड इन सीरीज, जो सीरीज में हमने डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस को हमने सीरीज में कनेक्ट किया है, उनमें से अगर आप सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, देन द वेट ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस एट द इलेक्ट्रोड्स, क्योंकि सब्सटेंस कुछ ना कुछ सारी इलेक्ट्रोड्स पे डिपॉजिट होंगे सब में, तो हर कंटेनर के अंदर जो इलेक्ट्रोड है उस पर कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, दैट वेट, यानी कि व्हेन सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस व्हिच आर कनेक्टेड इन सीरीज, then the weight of the substance produced at the electrodes are directly proportional to their chemical equivalent weight। ठीक है, तो यहां पे मैंने कहा कि सपोज 2 ही कंटेनर की बात करूं मैं अगर, तो वेट ऑफ, इसमें मैंने कहा कि कोई A है डिपॉजिट हुआ है, इसमें B डिपॉजिट हुआ है, वेट ऑफ A डिपॉजिटेड डिवाइडेड बाय वेट ऑफ B डिपॉजिटेड,
ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया है? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बताया है इनके इक्विवेलेंट वेट के, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ बी। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं? किसी जिसका भी आयन है अगर यहाँ पे, क्योंकि डिपॉजिट होगा वो आयन होगा, तो उसको क्या करेंगे, उसका इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसके मोलिकुलर मास को उसके चार्ज से डिवाइड कर दोगे आप। जैसे अगर मैं कहूं कि मुझे कॉपर आयन का इक्विवेलेंट वेट निकालना है, तो कॉपर आयन का इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? कॉपर का जो एटॉमिक मास है, सॉरी एटॉमिक मास लेंगे हम, एक की बात कर रहे हैं हम, पूरे मॉलिक्यूल की बात नहीं कर रहे, तो उसके एटॉमिक मास को डिवाइड कर दोगे आप 2 से, उसके ऊपर जो चार्ज है। अगर मैं सल्फेट ले रही हूं तो सेम इसी तरह सल्फेट का निकाल के उसको डिवाइड कर दोगे आप 2 से। अगर मैं क्लोराइड का ले रही हूं तो उसको डिवाइड करोगे आप 1 से। ठीक है, यानी कि इक्विवेलेंट वेट एटम का निकाल रहे हो तो एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय चार्ज। ठीक है, तो ये था फैराडेज का सेकंड लॉ। देखो अब मैं इसके ऊपर आपको कुछ न्यूमेरिकल्स बताती हूँ। तो देखिए अब न्यूमेरिकल्स करते हैं हम। ये न्यूमेरिकल है, हाउ मेनी कूलम्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आर रिक्वायर्ड फॉर, फर्स्ट हमने पार्ट लिया रिडक्शन ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर आयन टू कॉपर। इसमें पूछा है कितनी इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट रिक्वायर्ड है। इलेक्ट्रिसिटी का अमाउंट रिक्वायर्ड इट मीन्स आपको यहाँ पे चार्ज निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, कॉपर आयंस को कन्वर्ट करना है किसमें, कॉपर में। ठीक है, अब ये कैसे होगा आपको पता है, ये जब इसका इसमें रिडक्शन होगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा? 2 पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करना है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ही गेन करेगा। तो ये रिएक्शन हो गई। ये रिएक्शन आपको लिखनी आनी चाहिए, इसके अंदर बस ये मेन है। तो अब इलेक्ट्रिसिटी निकालना है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स आपको क्यू निकालना है। तो क्यू इज इक्वल टू एन एफ, ये फॉर्मूला हमने बताया था। एन यहाँ पे क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स यूज हुए इस रिएक्शन में? 2, और एफ की वैल्यू आपको पता ही है 96500 कूलम। इसको आप सोल्व कर लीजिए, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, ठीक है, अब हम आते हैं इसके सेकंड पार्ट पे। देखिए इस टाइप के अगर क्वेश्चंस आएंगे तो वो आपके लिए इजी होंगे। अगर डायरेक्ट आपको आयन दिया, सपोज आपसे यही पूछ लिया कि एल्यूमिनियम आयन को एल्यूमिनियम में कन्वर्ट करना है, रिड्यूस करना है, तो कितने रिक्वायर्ड होगी इलेक्ट्रिसिटी, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सेम उसी तरह से Q इज इक्वल टू एन एफ, एन यहाँ पे 3 है और एफ की वैल्यू 96500, मल्टीप्लाई कर दीजिए आंसर। अच्छा, कई बार पेपर के अंदर ये भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन कूलम्स। अगर ये सॉरी नॉट इन कूलम्स, अगर कूलम्स में दिया जाता है तब तो आप इस तरह से सॉल्व करोगे। अगर आपसे ये कह दिया जाता है व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ फैराडे कांस्टेंट, तो यहाँ पे आपको फैराडे कांस्टेंट की फिर वैल्यू पुट नहीं करनी है, फिर ये डायरेक्ट सिर्फ 2f हो जाएगा, क्योंकि फैराडे कांस्टेंट की टर्म में पूछा हुआ है। ठीक है, तो अगर डायरेक्ट आपको आयन दिया हुआ है तो बहुत इजी है। अब अगर मैं इसके क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 मोल। अच्छा, ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे आप 1 मोल के लिए पूछा हुआ है या 2 मोल के लिए। अगर यही 2 मोल कॉपर आयन के लिए पूछा हुआ होता तो आपने देखा 1 मोल के लिए तो इतना है, तो 2 मोल के लिए यहाँ पे डबल हो जाता। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा कितने मोल के लिए पूछा हुआ है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है MnO4 नेगेटिव, कन्वर्ट हुआ है ये Mn+2 के अंदर। अब देखो इसको सोल्व करने के 2 मेथड्स हैं। बेटर है आप रिएक्शन एक बार अगर इसको समझ लेंगे डायरेक्ट, अदरवाइज मैं आपको बताऊं यहाँ पे आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। चलो पहले मैं आपको एक इजी वो जो मेथड मैं बता रही हूँ वो बता देती हूँ। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन को आपको बैलेंस करना है, बैलेंसिंग आपने क्लास 11th में की थी। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे तो 4 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ऐड करोगे। अब वाटर ऐड करने से हाइड्रोजन आ गए कितने, 8, इधर एक भी नहीं है तो उसके लिए 8 हाइड्रोजन आयंस आएंगे। और लास्ट में आप क्या करोगे, चार्ज बैलेंस करोगे। चार्ज इधर कितना है, 1 माइनस और 8 प्लस, यानी कि 7 प्लस हो गया। और यहाँ पे कितना है, 2 प्लस, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे Q इज इक्वल टू एन एफ। आपको तो मतलब था सिर्फ n के नंबर से, n यहाँ पे कितना है, 5 आ गया इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, और f वैल्यू यहाँ पे आप पुट करोगे, ये आ जाएगा। ठीक है, दूसरा जो मैं बता रही हूँ यहाँ पे आप इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आता है। मैग्नीज का सपोज मैंने माना x है, प्लस ऑक्सीजन कितनी है, 4। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, -2, इक्वल्स टू इस पे पूरे पे जो चार्ज है -1। तो यहां से x कितना आ गया, x यहां से आ जाएगा जब इसको सोल्व करोगे तो +7। यानी कि यहां पे मैग्नीज +7 से कन्वर्ट हो रहा है मैग्नीज +2 में।
चार्ज बैलेंस करो, 5 इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे क्योंकि इधर 7 प्लस है, इधर 2 प्लस है, तो इधर भी आपको 2 प्लस करना है। सेम वही आ गया, Q इज इक्वल टू NF लगाओगे, N यहाँ पे 5 है आपका। ठीक है, तो एक तो ये टाइप थी। एक देखिए, एक इस टाइप का क्वेश्चन है, ये पूछा हाउ मेनी कूलम्स आर रिक्वायर्ड टू डिपोजिट 50 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम व्हेन इलेक्ट्रोड रिएक्शन इज दिस। ठीक है, एल्यूमिनियम का रिडक्शन हुआ है, अब इसमें ये कह रहा है कि 50 ग्राम एल्यूमिनियम को आपको अगर डिपॉजिट करना है तो उसके लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी, कितने कूलम्स रिक्वायर्ड आपको होंगे। ठीक है, अब यहां से आप देखिए, अगर सीधा इसी के लिए निकालना होता, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है कि 1 मोल एल्यूमिनियम को डिपॉजिट करने के लिए, तो उसके लिए कितना होता, Q इज इक्वल टू NF, और N यहाँ पे 3 है, F 96500 इतने कूलम हो जाता। ठीक है, लेकिन यह मास दे दिया है 50 ग्राम, और निकालना क्या है, कूलम्स निकालना है, इलेक्ट्रिसिटी निकालनी है, चार्ज निकालना है, कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा, कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, अब ये देखिए, इतनी इलेक्ट्रिसिटी जब आपने यूज की है तो कितना एल्यूमिनियम डिपॉजिट हुआ है, ये देखिए यहाँ पे 1 मोल एल्यूमिनियम है और इसका एटॉमिक मास कितना है, 27 ग्राम। इट मीन्स 27 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम रिक्वायर, कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर है उसको, 3 इंटू 96500 कूलम, इतनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर है। यूनिटी मेथड लगा दीजिए, 1 ग्राम एल्यूमिनियम होगा तो कितनी इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर होगी, 96500 डिवाइडेड बाई 27 कूलम, इतने। और कितने के लिए पूछा हुआ है, 50 ग्राम के लिए पूछा हुआ है, तो 50 ग्राम के लिए कितनी रिक्वायर होगी, 96500 डिवाइडेड बाई 27 मल्टीप्लाइड बाई 50 कूलम। आप इसको सोल्व कर लीजिएगा, आंसर यहां से आ जाएगा। ठीक है, देखो बेसिक कंसेप्ट सिर्फ यही है, आपको जो ये 1 मोल के लिए है ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। 1 मोल के लिए आ गया तो 1 मोल का आपको मास पता है, उसका एटॉमिक मास होगा, वो एटॉमिक मास के यूज करके यूनिटी मेथड से आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको ये रिएक्शन नहीं गिवन है और आपसे नहीं बन रही है, या आपको कोई इसी तरह का ट्रिकी क्वेश्चन दे दिया जिसमें रिएक्शन रिक्वायर्ड थी और उन्होंने दी नहीं है, तो फिर आप कैसे निकालोगे, तो उसमें ध्यान रखना आपको I की वैल्यू करंट गिवन होगा और टाइम गिवन होगा। ठीक है, तो Q वहां से आप I मल्टीप्लाइड बाई T करके, जो हमने फॉर्मूला किया था हमने फर्स्ट लो में, Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई T, वो करके आप यहां से Q की वैल्यू निकाल लोगे और उसी के अकॉर्डिंग आप यूनिटी मेथड लगा देना। ये ध्यान रखना, जब रिडक्शन हो रहा है तो यहां 1 मोल है और यहां 1 मोल बन रहा है। अगर सपोज यहाँ पे कुछ चार्ज बैलेंसिंग में अगर यहाँ पे आपको कुछ 2 लगाना पड़ता है, इधर 2 लगाना पड़ता है, कुछ इस तरह से आपको लगाना पड़ता है, क्योंकि जब भी आप Q की वैल्यू निकालोगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि पूरी रिएक्शन बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, बैलेंस करने के लिए आपको चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा और साथ में इनके नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल होने चाहिए। चार्ज बैलेंस करने से पहले ये जरूर देख लेना, सपोज इधर तो 2 एल्यूमिनियम है और इधर 1 है, तो आप डायरेक्ट इसको नहीं कर सकते, पहले इधर भी 2 एल्यूमिनियम ही करने पड़ेंगे आपको, उसके बाद लास्ट में चार्ज बैलेंस होगा। और अगर किसी रिएक्शन में सपोज यहाँ पे 2 आ रहा है और आपसे वैल्यू पूछी हुई है 1 के लिए, तो जो आप निकलेगी ये आपकी फिर 2 के लिए ही निकलेगी, क्योंकि उसी अकॉर्डिंग यहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो यहाँ 6 होगा चार्ज बैलेंस करने के लिए। रिएक्शन लिख के देखिए आप, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ 6 होगा, क्योंकि फिर चार्ज 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 6 होगा, तो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उसी अकॉर्डिंग फिर Q की वैल्यू आएगी 6F। तो और 1 मोल के लिए पूछा जाएगा, क्योंकि हमने ये 2 मोल के लिए निकाला है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 1 मोल के लिए निकालने के लिए क्या कर देंगे, उसका हाफ कर देंगे। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको इन न्यूमेरिकल में ध्यान रखने के हैं। आप एनसीईआरटी से कर सकते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं CBSE के सिलेबस के लिए भी। ओके, थैंक यू।